Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें. स्टूडेंट्स, पेपर वन की तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें. एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा. इस बैच की सबसे खास बात यह है कि रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपकी रिविजन के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं. एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बहुत ज्यादा बचा सकते हो. ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं. साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है. यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट पर जाते हैं, आपके सामने बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं. यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को कभी भी रिवाइज कर सकें, किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में जरूर मिल जाएंगी. तो ये ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको पेपर वन में 100 में से 80+ स्कोर करने में मदद कर सकता है. Which of the following sustainable development goals pertains to climate action? बहुत आसान क्वेश्चन है. इसमें कहा है कि सतत विकास के लक्ष्य में जलवायु कार्यवाही से संबंधित कौन से गोल के अंदर बात की गई है. तो देखिए स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे पास टोटल 17 गोल्स के बारे में बात की गई है. ओके, जिसमें सबसे पहले SDG 11 हम देखते हैं. SDG 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में, मतलब कि संवहनीय शहर और समुदाय. यहाँ पर हमसे क्लाइमेट एक्शन पूछा है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया. SDG 12 बात करता है संवहनीय उपभोग और उत्पादन के बारे में, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. SDG 13 के अंदर क्या बात की गई है? इसके अंदर बात की गई है क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु कार्यवाही से संबंधित, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है. एंड SDG 14 भी देख लेते हैं. ये बात करता है लाइफ बिलो वाटर की, मतलब जलीय जीवों की सुरक्षा, जैसे मछली इत्यादि हैं, इन सब की कैसे सुरक्षा करनी है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए, इन सब के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के अंदर बात की गई है. तो ये क्वेश्चन में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर आई हूं. ये गोल्स आपको याद रखने हैं. जैसे गोल 1 है नो पॉवर्टी, हिंदी में भी देख सकते हो शून्य गरीबी. इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है जिसपे मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी लेकर आई हूं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना. अब एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना स्टूडेंट्स, देखिए इनको 2015 में शुरू किया गया था. ठीक है, इनको 2015 में डिसाइड किया गया था कि इसके ऊपर काम करना है. लेकिन ये जितने भी गोल्स हैं इनको हमें अचीव करना है कौन से ईयर तक? तो 2015 से शुरू हुआ था. अचीव करने के लिए कौन सा टारगेट ईयर इन्होंने डिसाइड किया था, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. National Disaster Management Authority works under the aegis of what? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये आप लोगों से पूछा है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको कहते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर ये आता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आगे आपके साथ लेकर आऊंगी. What is the correct sequence of concentration of various components of producer gas? Okay. यहाँ पर उत्पादक गैस के बारे में बात की गई है एंड इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं उनको हमें सही क्रम में अरेंज करना है. सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रोड्यूसर गैस के घटक कौन कौन से हैं. तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए CH4
CH4 ऐसे रहेगा, CO2 ऐसे रहेगा और N2 ऐसे नीचे रहता है ये, ठीक है। बेसिक्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सो अरेंज अगर हम इनको करते हैं तो सबसे पहले CO आता है, ठीक है। सो ये देखो यहीं से आपको आंसर मिल जाता, राइट। सो सबसे पहले वी हैव CO। नहीं स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली CO से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारे पास N2, ठीक है। N2 नाइट्रोजन गैस होती है, इसका जो परसेंटेज है वो 50 से लेकर के 55% तक है, ठीक है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम सी है, दैट इज CO, ठीक है। CO आ जाता है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज 22% से लेकर के 30% तक की इसकी रेंज रहती है। नोट करना, एग्जाम में जरूर आता है, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CO2, और उसके बाद आता है CH4, ठीक है। सो ये है सही सीक्वेंस, इसको नोट जरूर कर लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इन, सो देखिए हमने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में पढ़ा, ये होम अफेयर्स के अंदर आता है। सेम क्वेश्चन था, कौन से ईयर में है ये पूछा गया है। सो ये 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में भी हमने बात की थी, जो कि 2015 से 2030 का टारगेट लेकर के चला है, ये भी इसी के अंदर आता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सॉइल्स आर, मिट्टी से जुड़ी हुई जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं वो किन किन चीजों से रिलेटेड है, ये इस सवाल में पूछा गया है, ओके। सो देखिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट लीचिंग, पोषक तत्व निक्षालन, ये भी बिल्कुल सही है। मेटल कंटेमिनेशन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद आता है आपके पास सैलिनिटी एंड अल्कैलिनिटी, लवणता और क्षारीयता, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों टर्म्स आपके सॉइल से रिलेटेड हैं। एग्जाम में सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर बहुत बार पूछा गया है। ओजोन डिप्लीशन आपकी मिट्टी से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। फाइन एरोसोल्स, ये भी आपकी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं है, ये एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके। सो ABC होगा सही आंसर। स्टेटमेंट 1 बोलती है ग्लोबल वार्मिंग कुड लीड टू इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन, ओके। सो ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्सर्जन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके। स्टेटमेंट 2 बोल रही है देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन करंटली फ्रोजन इन दी परमाफ्रॉस्ट इन दी फार नॉर्दर्न रीजन इन दी वर्ल्ड। तो देखो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि आजकल के समय में दुनिया के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट में बड़ी मात्रा में मीथेन जमी हुई है। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये कम से कम 4 से 5 बार तो 2023 के क्वेश्चंस में ही देखने को मिली थी। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। Which one among the following is not a unit of measurement of surface ozone? Surface ozone को measure करने के लिए कौन सी यूनिट नहीं होती है? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये होती है, नैनोग्राम पर मीटर क्यूब ये भी होती है, पार्ट्स पर मिलियन भी होती है, डेप्सन यूनिट नहीं यूज की जाती। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following statements are correct in the context of energy crops? ऊर्जा फसलों के संदर्भ में सही स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। They are fast growing plants, ये बोलता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, बिल्कुल सही, जल्दी ग्रो करते हैं ये, ठीक है। They require specific season to grow, इनमें कोई स्पेसिफिक सीजन की जरूरत नहीं होती, हर सीजन में ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। They necessarily require fertile land to grow, इनको उगाने के लिए एक उपजाऊ भूमि होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल गलत। बंजर भूमि में भी एनर्जी क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। They can be converted into gaseous and liquid fuel, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज दिस। They generally have high calorific value, absolutely true. So A, D and C, A, D and E, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एनर्जी क्रॉप की 3 स्टेटमेंट सही है। मल्टीपल ऑप्शंस की जगह मल्टीपल स्टेटमेंट्स या असर्शन रीजन करके ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। स्टेटमेंट 1 बोलती है
chronic toxicity caused due to hazardous waste is not difficult to determine. ओके, खतरनाक कचरे के कारण होने वाली दीर्घकालिक विषाक्तता का निर्धारण करना मुश्किल नहीं है। तो इसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बोला है नॉट डिफिकल्ट, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। Chronic effects may be seen immediately after the exposure. एकदम से ये दिख नहीं सकते, इनके इफेक्ट्स एकदम से नजर नहीं आते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि एकदम से नजर आते हैं, जिसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। असर्शन बोल रहा है जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत नहीं है ये एनर्जी का। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स है, गलत है ये स्टेटमेंट। असर्शन बोलता है, तो देखो गलत है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो पहले ही गलत हो गए, ऑप्शन 3 भी गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बाकी रह गया सिर्फ ऑप्शन 4। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग जियोथर्मल पावर आर मोर akin to those for centralized fossil fuels than the dispersed renewable supplies of the natural environment। यानी कि भूतापीय ऊर्जा जो होती है, जियोथर्मल एनर्जी जो होती है, उसको निकालने और उसको यूज करने की जो प्रोसेस है, वो नेचुरल एनवायरमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की बिखरी हुई नवीकरणीय आपूर्ति की तुलना में सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत जीवाश्म ईंधन के लिए अधिक समान है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Classical smog is formed when oxides of nitrogen combined with particulate matter, especially in summer seasons। ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इसमें बोलता है कि क्लासिकल स्मॉग कैसे बनती है। ये बनती है व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम मिला देते हैं किसी भी पार्टिकुलेट मैटर से। कौन से सीजन में? समर सीजन में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब भी क्लासिकल स्मॉग हमारे आसपास हमारे वातावरण में होती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, हम बहुत दूरी तक नहीं देख पाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। ओके, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशंस मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मैं बिल्कुल भी ना रुकूं, मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए लाती रहूं। तो अगर आप चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे तो जरूर मुझे अपडेट देते रहिए रेगुलर बेसिस पे। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.